नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत अमेरिकी संविधान के अंतर्गत चर्चा करते हुए अमेरिकी व्यवस्थापिका कांग्रेस के सदन, जिसकी लोकप्रिय सदन है, प्रतिनिधि सभा के संदर्भ में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है। सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष होने से इसके सदस्यों पर जनता के विचारों का अधिक और तात्कालिक प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है और वो उसी के अनुरूप अपना आचरण करते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जब हम इसकी रचना की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका के मूल संविधान में लिखा है कि प्रतिनिधि जो हैं वो अनेक राज्यों में उनके अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। जो इंडियन टैक्स नहीं देते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, परंतु कम से कम एक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से लिया जाएगा। प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 65 थी, लेकिन नवीन राज्यों के अमेरिकी संघ में प्रवेश करने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ यह संख्या बढ़ती गई और 435 इसकी संख्या निर्धारित की गई है वर्तमान में। जो इसके सदस्य बनने के इच्छुक हैं उन उम्मीदवारों के लिए कुछ जो आवश्यक योग्यताएं हैं उसके अंतर्गत पहली योग्यता है कि उसकी उम्र न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी के पद पर ना हो। वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का वरन उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ना चाह रहा है। इसको स्थानीयता का नियम या लोकेलिटी रूल जो है इस नाम से जानते हैं। प्रतिनिधि सभा का सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। पहले संयुक्त राज्य में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 1920 में किए गए संविधान के 19वें संशोधन के द्वारा उनको मताधिकार प्रदान किया गया। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। जब हम प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल की बात करते हैं तो हमें ज्ञात है कि इसका कार्यकाल 2 वर्ष का है और इस निश्चित अवधि को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा को अवधि को पूर्व विघटित भी नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि सभा और सीनेट के प्रत्येक सदस्य को $1,33,600 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अलावा उनको विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं, उन्हें विभिन्न यात्राओं का खर्चा मिलता है। कुल सदस्यों का जो बहुमत है वही इसकी गणप्रति के रूप में है। प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है जिसे हम जेरीमेंडरिंग या गेरीमेंडरिंग के नाम से जानते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जो हैं उनसे चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमेरिका में राज्य विधानमंडलों का उत्तरदायित्व है। व्यवहार में सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि विरोधी दल के सदस्यों की संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए
और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अधिक संख्या में अपने उम्मीदवार जो हैं विजयी हो जाएं। चूँकि 1824 में एल्ब्रिज जेरी मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे और उनके द्वारा ही इस प्रथा को अपनाया गया, तो उनके आधार पर इस व्यवस्था को नाम जेरीमेंडरिंग के नाम से जाना जाता है और सत्ताधारी दल के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। प्रतिनिधि सभा का एक अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर कहते हैं। वह अमेरिकी राजनीति में बहुत अधिक सम्मान और महत्व का पद है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। यदि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाएं, तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति के पद को धारण करता है। स्पीकर का जो चुनाव है उसके संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभा के सभापति और अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि सभा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अर्थात सभा के निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती है। व्यवहार में स्पीकर जो है वो सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है। जब हम स्पीकर की शक्तियों की बात करते हैं तो उसको पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि सदन की अध्यक्षता करना, सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना, दल के नेता के रूप में कार्य करना, निर्णायक मत देने का अधिकार भी उसको होता है, क्योंकि उसको साधारणतः मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मत बराबर की स्थिति में होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। समितियों के संदर्भ में भी उसके पास कुछ अधिकार होते हैं और परिणामों की घोषणा करना और हस्ताक्षर करना ये उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। जब हम प्रतिनिधि सभा के शक्तियाँ और कार्य के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार अमेरिका की जो समस्त विधायी शक्तियां हैं वो कांग्रेस में निहित हैं, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती हैं। प्रतिनिधि सभा को मुख्य शक्ति कानून निर्माण से संबंधित शक्ति के रूप में प्राप्त है, किंतु इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि विधायी शक्तियों में हम जब बात करते हैं तो संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में उसके द्वारा संविधान में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। कानून निर्माण के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित नहीं होता कानून नहीं बन सकता। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं किए जा सकते, किंतु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त होता है। दूसरी बात है वह शक्ति, वह है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य भी किया जाता है। तीसरी शक्ति है कार्यपालिकीय शक्ति, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि कार्यपालिकीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। एक तो है कि प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा करती है। इसके अलावा वह अपने स्थायी और विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन और संघीय न्यायालय के कार्यों की जांच कर सकती है। अगली शक्ति आती है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति, जिसमें हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, परंतु किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से एक को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करती है। जब हम इसकी न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। जैसे सीनेट के द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर जो संबंधित अधिकारी है उसको पद से हटाया जाता है। जब हम अन्य शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियां भी इस प्रकार की प्राप्त हैं, जैसे कि वे अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और बाधा पड़ी हो। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में नियम निर्माण का अधिकार प्राप्त है। वह अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकती है, उनके चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कर सकती है। यदि सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि प्रतिनिधि सभा को अपने संदर्भ में काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं, किंतु जब हम प्रतिनिधि सभा और सीनेट की परस्पर तुलना करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रतिनिधि सभा अपने क्षेत्र में काफ़ी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु तुलनात्मक रूप से यदि हम देखते हैं तो सीनेट की स्थिति हमें प्रतिनिधि सभा की तुलना में कहीं अधिक व्यापक नज़र आती है। किंतु यह भी एक सत्य है कि प्रतिनिधि सभा जनता का लोकप्रिय सदन है, ना कि सीनेट, क्योंकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपनी जो सेवावधि है उसको सीमित होने के कारण, केवल 2 वर्ष होने के कारण जनता से जुड़े हुए रहते हैं और जनता के द्वारा प्रत्यक्षतः उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला संगठन यह है, सदन यह है। तो इस व्याख्यान में आज इतना ही। अगली चर्चा अगली व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।